So this is the first problem on equilibrium. One we had already done in the class. If you have already gone through this problem, then it would be good, but let me just draw a figure for this. ये फ्लोर है और ये आपके पास वॉल है, ठीक है। और जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, इसमें हम वॉल और फ्लोर को 90 डिग्रीज पर मान सकते हैं. देयर इज नो ट्रबल इन दैट. एंड लेट अस शो द लैडर एज अ रॉड. वैसे तो आपके मालूम होगा कि लैडर के अंदर दो रॉड्स होती हैं, और वो जो दोनों रॉड्स हैं उन दोनों के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे. तो लेकिन अभी हम फिलहाल इसको एक सिंगल रॉड मान के कर लेते हैं. दो रॉड्स वाला आप अपने आप से क्लैरिफाई कर लोगे अपने माइंड में, ठीक है. So this ladder is 3 meters long. It is given to us. And उसके जो feet हैं, they are 1 meters from the wall. So this distance is 1 meter, right? ठीक है. और ये 3 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से अगर हमें जरूरत पड़े हम ये तो निकाल ही सकते हैं. ये √8 आ जाएगा, वो आप चेक कर लो मीटर्स में, राइट. सो दीज आर द डिस्टेंसेस. और जो आपकी लैडर है वो 20 kg मास है, तो वी कैन इजीली शो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वो हम मिड पॉइंट पे दिखा सकते हैं, नहीं. 20 इंटू स्मॉल जी, दिस इज नॉट ग्राम्स. 20 इंटू स्मॉल जी इज 20 इंटू 9.8 न्यूटन्स, which is basically 196 newtons, right? So 196 newtons is the force of gravity, and we can easily show it at the midpoint of the ladder. ये important है. और ये भी सबको मालूम है कि ये वर्टिकल के अलॉन्ग होगा, तो ये एंगल भी 90 ही आएगा, राइट. रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, ठीक है. सो बिफोर वी गो टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो इसमें दो तीन चीजें हैं जो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले रिएक्शन फोर्स. तो रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है कि देखो रिएक्शन बेसिकली इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. And if you remember, contact force has two parts. एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक पैरेलल टू द सरफेस जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं. तो मतलब ये है कि अगर हम इस लैडर का नाम रख दें ए बी, तो बी पॉइंट के ऊपर जो वॉल है उसकी वजह से कुछ रिएक्शन फोर्स लगेगी, और जो रिएक्शन फोर्स आएगी वो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी. तो अगर हम उसको समझना चाहते हैं, तो अगर हमने लैडर को एक रॉड की तरह से इमेजिन किया है, तो ए और बी के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द लैडर आ सकती है कि नहीं, या फिर उसको हमें परपेंडिकुलर टू द फ्लोर लेना चाहिए. जब भी हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे अगर आपके पास एक फ्लोर है, ठीक है, सपोज वी हैव गॉट अ फ्लोर विद अस, दिस इज अ फ्लोर, एंड लेट्स से इस फ्लोर के ऊपर हम एक ब्लॉक को रखते हैं. ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया. ये ब्लॉक का ऊपर वाला फेस और ये ब्लॉक का नीचे वाला फेस. तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, राइट. कॉमन नॉर्मल, तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे आएगी और फ्लोर के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे आएगी, ठीक है. और ऐसे ही जब इंक्लाइन होता है, अब इंक्लाइन का मतलब ये है कि समथिंग लाइक दिस, ये इंक्लाइंड सरफेस है और ये फ्लोर है हॉरिजॉन्टल वाला. अब इसके ऊपर अगर आपने कोई ब्लॉक को प्लेस किया है, ये सपोज ब्लॉक का ऊपर वाला फेस है, ऐसे इसका नीचे वाला फेस आएगा, तो कॉमन नॉर्मल आएगी ये, और कॉमन नॉर्मल के ऊपर जो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगी, और इंक्लाइन मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. बट ये तब है जब सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है. अगर एक फ्लोर के साथ सपोज ये दीवार है, ठीक है ना, ये वाली साइड वाली जो अब बना रहा हूँ, और जो आपकी लैडर है वो यहाँ पे हम एक रॉड की तरह से अगर दिखाते हैं, तो जब एक रॉड सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रही है, तो उस टाइम के ऊपर देखो जो रॉड है उसका तो एक पॉइंट ही कांटेक्ट, ये सरफेसेस इन कांटेक्ट नहीं है. एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट एक सरफेस के साथ टच कर रहा है. तो जो हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लेना होता है इस पॉइंट पर, ऐसे पॉइंट पर, वो जो सरफेस है उसके साथ परपेंडिकुलर लेना होता है. तो सरफेस है फ्लोर, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे आ जाएगी. तो यहाँ पर ए पॉइंट पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगी वो किस डायरेक्शन में लेंगे हम, बिकॉज अ पॉइंट इज टचिंग अ सरफेस, तो ए के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगी फ्लोर के साथ 90 डिग्रीज पर. लेट्स कॉल दैट फोर्स हैज ऑफ पी मैग्नीट्यूड.
सिमिलरली बी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर टू द लैडर बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस विच इज द वॉल. इसके मैग्नीट्यूड को हम क्यू मान लेते हैं. एंड दिस इज 196 न्यूटन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एनी अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लैडर. ओके, तो वॉल फ्रिक्शनलेस है लेकिन फ्लोर फ्रिक्शनलेस नहीं है, राइट. तो जैसे इन प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स में, देखो इन प्रॉब्लम्स में नेट फोर्स भी जीरो होती है बॉडी के ऊपर और नेट टॉर्क भी जीरो होती है, राइट. अब दिस इक्वेशन लीड्स टू सम मोर इक्वेशंस एंड दिस इक्वेशन आल्सो लीड्स टू सम मोर इक्वेशंस. जितनी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है पी और क्यू मान लो, तो दो अननोन्स हो गए. तो हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े और इसी से हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएं. ऐसा भी हो सकता है इसी से हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएं और हमें इसकी जरूरत ना पड़े. तो जितने अननोन्स हैं, these equations are used to generate more equations and then from those equations we can find the unknowns. वो तो आपको मालूम ही है, अगर 3 unknowns है तो मिनिमम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, 4 हैं तो 4 की जरूरत पड़ेगी, राइट. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एफ नेट अगर जीरो है, एफ नेट अगर जीरो है, so how it can lead to more equations, क्योंकि फोर्स अगर जीरो है लैडर के ऊपर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेटली जीरो होना होगा और नेट फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेटली जीरो होना होगा. वो कैसे? अब जैसे इस लैडर के ऊपर ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय क्यू विच इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स. इस डायरेक्शन की फोर्स इस डायरेक्शन की फोर्स से बैलेंस होगी, है ना, अलोंग दी पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल फ्लोर. हाँ, पी और 196 न्यूटन बैलेंस कर सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अलग से बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्सेस को अलग से बैलेंस करो. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करता हूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो एक पी है और एक 196 है, तो कैन आई राइट लाइक दिस. तो पी तो आ गया, वेरी नाइस. अब हमें क्यू और निकालना है, अंडरस्टूड. तो लेकिन क्यू को किससे बैलेंस करेंगे? पी और 196 तो क्यू से बैलेंस होंगे नहीं. तो आप देखो इसमें वॉल फ्रिक्शनलेस दी है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर सकती. चलो फ्रिक्शन एक्ट कैसे करती, मान लो वॉल फ्रिक्शनलेस नहीं होती, तो देखो लैडर किस तरीके से, अगर आप लैडर को कोई पुश कर रहा है तब तो बी पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है और ए पॉइंट इस तरफ आ सकता है, बट ऐसा कोई पुश करने वाला दिया नहीं हुआ ना, नहीं तो और भी फोर्सेस दिखानी पड़ती है हमें. तो होगा क्या कि लैडर जो आपकी है वो नीचे आने की टेंडेंसी रख सकती है इन द वे दैट बी पॉइंट स्लाइड करके नीचे आ जाए और ए पॉइंट स्लाइड करके ऐसे चला जाए. इस तरीके का मोशन लैडर का हो सकता है, इस तरीके का मोशन हो सकता है लैडर का. द बी पॉइंट कैन मूव ऑन द वॉल लाइक दिस एंड ए पॉइंट कैन मूव ऑन द वॉल टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है. सो नाउ बिकॉज बी कैन मूव डाउन एंड ए कैन मूव टुवर्ड दिस साइड, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस, अगर बी पॉइंट इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है तो अगर बी पे फ्रिक्शन लगती तो फ्रिक्शन शुड अपोज दैट मोशन, एंड ए अगर इस तरह मूव करता है तो फ्रिक्शन शुड अपोज दैट मोशन, F2, ठीक है. बट क्योंकि बी के ऊपर फ्रिक्शन है ही नहीं तो बी पॉइंट पर तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि ए की टेंडेंसी इस तरफ मूव करने की होगी, फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज दैट मोशन, सो फ्रिक्शन एट ए शुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन. नाउ दिस इज वेरी गुड बिकॉज नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम Q कैन बी बैलेंस्ड, क्योंकि Q और F को हम बैलेंस कर सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आ सकता है. नहीं तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम नहीं आता तो फिर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होती ही नहीं, अंडरस्टूड. तो नाउ कैन वी गेट द आंसर्स फ्रॉम दीज इक्वेशंस. पी तो आ गया, लेकिन क्यू निकालने के लिए आपको एफ की वैल्यू चाहिए, अंडरस्टूड. वी नीड द वैल्यू ऑफ एफ, या फिर आप क्यू की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो और उससे आपको एफ मिल जाएगा. एक और चीज देखनी चाहिए हमें, यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस निकालनी है, ठीक है. रिएक्शन फोर्सेस का मतलब टोटल रिएक्शन फोर्स, ये यहाँ पे टोटल रिएक्शन फोर्स है वॉल की, लेकिन पी और क्यू की जो टोटल रिएक्शन फोर्स आएगी वो ऐसे आएगी. आपको यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन फोर्स दिखानी पड़ेगी. ये P और F का जो रिजल्टेंट आएगा वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स कॉल दैट फोर्स एज Z. सो Z इज बेसिकली P स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, वेयर F इज फ्रिक्शन. आप कहोगे कि फ्रिक्शन को आप म्यू टाइम्स P करके निकाल लो बिकॉज P इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, लेकिन म्यू तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, म्यू तो दिया ही नहीं हुआ आपको.
तो वी कैन नॉट कैलकुलेट फ्रिक्शन फ्रॉम म्यू, तो z निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आप अपने बैक ऑफ द माइंड में रखो। तो टोटल रिएक्शन फोर्स निकालनी है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं, इसलिए हमें z निकालना होगा। तो पहले p निकालेंगे और उसके बाद फिर f भी निकालना पड़ेगा आपको। तो अब ये तो हो गया काम, लेकिन q और f दो अननोन्स हैं, तो वी नीड मोर इक्वेशंस। वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द इक्वेशंस फ्रॉम दिस, जितनी हम कर सकते थे। तो अब हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा, नेट टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। अब मैं आपको टॉर्क की जो डाउट प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें टॉर्क निकालने के बारे में कुछ चीजें तो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, यू ऑलरेडी नो। तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या पढ़ चुके हैं, और मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी बताऊंगा। तो सपोज आपके पास एक फोर्स है, सपोज वन ऑफ द फोर्सेस इज लाइक दिस, ऐसे ले लेते हैं, इसको हम फोर्स बताते हैं। लेट्स कॉल दिस एज अ फोर्स एफ वेक्टर। अब इस फोर्स की टॉर्क निकालनी है, लेकिन टॉर्क निकालने के लिए तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो मान लो ये पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, और इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में आपको इस फोर्स की टॉर्क निकालनी है। ये आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर। एंगल क्या है दोनों के बीच में? दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है ये जो मैं ब्लैक वाली डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर वेक्टर। मतलब आर वेक्टर जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर वेक्टर बोलते हैं। ऐसी फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन आती है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, राइट, इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब आप ध्यान से देखें, वी हैव अंडरस्टूड दैट टॉर्क इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग आर क्रॉस एफ, नहीं? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा आर एफ साइन थीटा। ये एंगल थीटा आपके पास है, आर इज लेंथ ऑफ आर, एफ इज मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ एफ वेक्टर थीटा। तो ये तो टॉर्क है, पर टॉर्क वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी आएगी। तो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, वो आपको हम पहले बता चुके हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए यू मस्ट, हमको क्या करना होता है, हमें आप आर वेक्टर को आगे ले जाओ, ठीक है। अब आर क्रॉस एफ, राइट हैंड रूल से अपने पेन को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करो, आर से लेकर एफ तक अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ। आर से लेकर एफ तक अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाने के बाद अंगूठा आपकी तरफ आएगा स्क्रीन से। सो टॉर्क वेक्टर की जो डायरेक्शन आई वो, बिकॉज थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो कई बार हम ऐसे लिखते हैं, है ना, डायरेक्शन को, थंब कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन विच यू आर व्यूइंग राइट नाउ। तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, राइट, इसको स्लाइड करके ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आर क्रॉस एफ। लेकिन अगर टॉर्क वेक्टर इस तरफ, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, तो इस फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, जो भी पार्टिकल यहां पर होगा वो इस डायरेक्शन में या इस सेंस में है। ये कौन सी सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। ऐसे घुमा रही है ये फोर्स, ये घुमाव है उस फोर्स का, ठीक है, ऐसे हमको करना होता है। तो ओके, ठीक है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि टॉर्क की डायरेक्शन चाहे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है, पर वो रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में, टर्निंग इफेक्ट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कॉज कर रही है। अब हम इस टॉर्क को निकालने का एक दूसरा ट्रिक सीखते हैं, वो ध्यान से देखना। ये प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है ये वाली ट्रिक जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टॉर्क, इनमें से पहले वेक्टर कौन सी आ रही है? आर। तो आप आर का इनिशियल पॉइंट ले लो, आर का इनिशियल पॉइंट जो पहले आ रही है उसका इनिशियल पॉइंट, और जो आपकी फोर्स वेक्टर है आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दो, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दो। और आर वेक्टर पहले आ रही है तो उसके इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस परपेंडिकुलर की लेंथ मान लो P1 है, तो आप यहां लिखो P1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज द सेम थिंग एज दिस टॉर्क, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूज होती है, इसमें आपको आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा नहीं करना पड़ेगा कई बार, ठीक है। मतलब थोड़ा इजी हो जाता है इससे कई बार काम। सो आर की इनिशियल पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर की लेंथ ले ली और फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों काम करता है ये? बिकॉज ये थीटा एंगल है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट थीटा हुआ। तो अब इस वाले ट्राइंगल में सोचना है, साइन ऑफ थीटा कितना आएगा? P1 अपॉन P1 अपॉन ये चीज आर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है?
आर, ठीक है। तो P1 अपॉन आर आ जाएगा, तो P1 कितना आएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से P1 कितना आया, आर साइन थीटा, तो ये सही आया, टॉर्क आ गई। तो टॉर्क निकालने की ये ट्रिक याद रखनी है, आर वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालना है। एक और काम हम कर सकते हैं, हम आर वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, एफ से हम इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के जैसे देखेंगे, अगर ये वाले परपेंडिकुलर की लेंथ है P2, ये P1 की जितनी नहीं आएगी, ये अलग है P2, तो इस ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा आएगा P2 अपॉन एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो P2 इज एफ साइन थीटा। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर को R से मल्टीप्लाई कर दें तो भी टॉर्क आ जाएगी। तो टॉर्क निकालने के दो तरीके हो गए, इस मेथड को सीखना है, ज्योमेट्रिकल मेथड को। आइदर आर पहले आती है तो इसके पहले वाले पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ, तो लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर डालना, ये ट्रिक हो गई, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ को इससे, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, या फोर्स के फाइनल पॉइंट से, देखो फोर्स के इनिशियल से नहीं लेना, इसके इनिशियल से लेना है, फोर्स बाद में आ रही है तो इसका फाइनल पॉइंट, इसके फाइनल पॉइंट से आपने आर की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिक विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट दी टॉर्क वेरी कॉमनली, ठीक है। Now let us go back to the problem. We might use this trick if required. Now in order to calculate force, अब हम बोलते हैं कि हमें और इक्वेशंस चाहिए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इक्वेशंस नहीं है, तो हम नेट टॉर्क को जीरो करके, नेट टॉर्क को हम जीरो करके और इक्वेशंस निकाल सकते हैं। बट नेट टॉर्क को जीरो कैसे किया जाएगा, हाउ विल वी मेक नेट टॉर्क जीरो? तो इस लैडर के ऊपर जब जब भी हमें टॉर्क निकालनी होगी तो कोई रेफरेंस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालेंगे। When a body is in equilibrium, you can take any point as the reference point. जैसे हम इसको भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं और सारी फोर्सेस की टॉर्क्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अगर टोटल टॉर्क जीरो है, ठीक है, तो नेट टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। कोई भी वेक्टर जीरो होगी तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब नेट टॉर्क निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं कि ये फर्स्ट F1, F2, F3, F4, या आप ऐसे कर लो इसको F1, F2, F3, F4, तो जितनी भी टॉर्क्स हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनकी टॉर्क्स निकाल लेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमें नेट टॉर्क को जीरो करना है, तो वी विल यूज अ वे इन विच हम टॉर्क्स की डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड टॉर्क ले सकते हैं, ठीक है। वो नेट टॉर्क हमेशा जीरो आएगी, चाहे आप इसके अराउंड टॉर्क लो, चाहे आप ए के अराउंड टॉर्क लो, चाहे आप इसके अराउंड टॉर्क लो, टोटल टॉर्क ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी लैडर, सारी फोर्सेस की बारी बारी से, फर्स्ट फोर्स की टॉर्क, फिर सेकंड की टॉर्क, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। लेकिन टॉर्क निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ए को रेफरेंस पॉइंट बना सकता हूँ या इसको भी, तो मैं अगर ए को रेफरेंस पॉइंट बनाऊं तो पी और एफ की जो टॉर्क्स आएंगी वो तो जीरो ही आ जाएंगी, क्योंकि देखो आप फोर्स यहाँ पे लग रही है और ए से लेकर फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो आर वेक्टर है वो तो जीरो ही आ गई। नहीं, तो अगर मैं ए के अराउंड नेट टॉर्क निकालने के लिए अगर मैं ए को रेफरेंस पॉइंट चूज करता हूं तो पी और एफ की फोर्स टॉर्क तो जीरो हो गई, क्योंकि आर वेक्टर इन दोनों के लिए जीरो है, पोजीशन वेक्टर की लेंथ। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, इसकी टॉर्क कितनी आएगी, ठीक है, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू में, तो हमें लेना है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ग्रेविटी की टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर बना देते हैं हम इसको, ये आपके पास आर वेक्टर है, इसकी लेंथ आ जाएगी 3/2, क्योंकि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो मिड पॉइंट पे एक्ट कर रही होगी, ठीक है। इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये 90 है, ठीक है, और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होकर थीटा हो जाएगा इसके इक्वल, राइट। चलो अब आर ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क देखते हैं। ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क देखने के लिए पहले आप डायरेक्शन चेक करना, ग्रेविटी की फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ग्रेविटी की फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, अगर मैं इसको, तो मैं आगे स्लाइड नहीं करना चाह रहा था, हाँ इसको मैं स्लाइड करना चाह रहा था, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये अब आर वेक्टर है, ठीक है ना, आर वेक्टर समझ गए ना आप। तो आर क्रॉस एफ, तो अगर मैं राइट हैंड को आर से एफ की तरफ ग्रेविटी की फोर्स तो घुमाता हूं तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी। अब जब हम ये नेट टॉर्क निकालते हैं तो आप एक चीज याद रखो, देखो टाउ 3 और टाउ 4 तो जीरो आ गया पी और एफ का,
जो टॉर्क्स हैं, जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, उनको अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव मान लेना, ठीक है। फिर ये इक्वेशन बड़े इजीली यूज हो जाती है। तो टाउ 3 और टाउ 4 तो इनकी टॉर्क्स तो जीरो हो गई। अब ग्रेविटी की टॉर्क को क्या माने, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लें, तो टाउ 1 ग्रेविटी की टॉर्क वो आ जाएगी आर एफ, आर तो हो गया 3/2 और एफ कितना हो गया, आर इज एफ इज 196, आर की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी 3/2, ठीक है। और ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा आर एफ साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा यहां से निकालना है आपको। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा है। अब ये आपको 1 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल लो, है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसकी टॉर्क आई, ये आई टाउ 1 ग्रेविटी की टॉर्क, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लें, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये इस इक्वेशन में टाउ 1 आ गया, ठीक है। अब हम टाउ 2 निकालेंगे, क्यू की टॉर्क, ठीक है। तो जब आप क्यू की टॉर्क निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसीजर, ये तो समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब हम यहाँ पे आर एफ, ये आर है ये एफ है, ये साइन ऑफ थीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आर आर वेक्टर यहाँ पर है, ये जो अब आया, ठीक है। अब जो ये आर वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल है एफ के बीच में, वो ये वाला एंगल है, इट इज दिस एंगल, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंगल। तो ये 180 माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आएगा, ठीक है। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू इस बड़े वाले ट्राइंगल से लेकर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, इनके बीच में एंगल आएगा ये आएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आर एफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आना चाहिए, आर एफ साइन, ठीक है, पाई माइनस थीटा, दोनों आर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल। तो साइन पाई माइनस थीटा इज सेम थिंग एज साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें बी क्यू की टॉर्क लेनी है। अब क्यू की टॉर्क अगर क्लॉकवाइज आ जाए, फिर तो इन दोनों का सम जीरो ही नहीं आएगा, टाउ 1 और टाउ 2 का, टाउ 3 और टाउ 4 तो जीरो हो गई पहले ही, क्योंकि ये पी और एफ की टॉर्क्स थी। तो टॉर्क 2 हैज टू बी नेगेटिव। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ क्यू। तो ये आर वेक्टर है, राइट, ठीक है। आर वेक्टर यहां से ऐसे बना देते हैं, ये आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर को अगर मैं आगे खिसका दूं ऐसे, ओके, ये तो दूसरी चीज आ रही है, तो ये आई थिंक इट माइट बी हार्ड फॉर मी टू सेलेक्ट, ओके आ गया। तो अगर मैं आर वेक्टर को आगे स्लाइड कर दूं ऐसे, तो अब आप सोचो कि अगर ये वाली टॉर्क है, तो आर क्रॉस एफ किस तरफ आएगा। आप राइट हैंड के से पेन को ट्रांसफर करो और राइट हैंड को आर वेक्टर से एफ वेक्टर तक कर्ल करोगे, तो टॉर्क आएगी आर से एफ तक इस तरफ, ठीक है। तो मतलब क्यू की टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, ये माइनस साइन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन तो हमने देख ली, क्यू की टॉर्क इस सेंस में आ रही है और ग्रेविटी की टॉर्क इस सेंस में आ रही है, ठीक है। अब हम टॉर्क निकालने के लिए दूसरे वाला मेथड यूज करते हैं, मतलब हम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बना देते हैं, ठीक है, ऐसे। और जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालनी है, वहां से हम क्या ड्रॉप करेंगे, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो P, और हम मल्टीप्लाई करेंगे P को Q से। यही किया था ना हमने अभी थोड़ी देर पहले, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को Q के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव, ये तो मैग्नीट्यूड है, जस्ट मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द टॉर्क, प्लस माइनस डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता चलानी है आपको कि क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब P की वैल्यू इस ट्राइंगल में स्क्वायर रूट आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 9 माइनस 1 और अंडर द रूट, ठीक है। तो आपके पास अब ये इन सब का सम कितना आना चाहिए, 0, राइट। तो इसको हम 0 के इक्वल कर दें। अब P तो आपको मालूम ही है, इसमें स्क्वायर रूट 8, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 98। तो ये पी क्यू इज इक्वल टू 98, और दिस मीन्स क्यू इज इक्वल टू 98 अपॉन पी की वैल्यू √8। और इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो आप चल सॉल्व करके देख लेना, 34.6 न्यूटन आ जाएगा, अंडरस्टूड। सो दैट विल बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास, यहाँ पे टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स मिल गई, ये रिएक्शन फोर्स। अब P तो हमें मिल गया था पहले ही 196, अब F कितना है
F तो आपने अभी निकाल ही लिया, ये Q के इक्वल है F, तो आपके पास सारे अननोन्स आ गए। दोनों इक्वेशंस को यूज किया, टाउ नेट इज इक्वल टू 0 और टाउ F इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वाली फोर्स रह गई, नहीं, लेट्स कॉल दिस फोर्स एज Z, तो वो आपके पास बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है, 34.6 का भी स्क्वायर कर दो, ये न्यूटन्स में आ जाएगी आंसर। लेकिन जब आपको फोर्सेस निकालनी है तो आपको उनकी डायरेक्शन भी बतानी है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी निकालनी हो तो उसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो क्यू की डायरेक्शन पैरेलल टू द फ्लोर एंड अवे फ्रॉम द वॉल, और ये जो z वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये वाले एंगल को ले लो फाई, ठीक है, ये z वेक्टर है और ये स्मॉल f है और ये p है और ये वाला एंगल है फाई। तो tan ऑफ फाई कितना आएगा, tan ऑफ फाई आएगा p अपॉन f। और ये अब पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हो, ये आपने कैलकुलेट करना है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं आएंगी, न्यूटन ऊपर था और न्यूटन नीचे, तो कैंसिल हो गया। So from here you can just calculate what is phi. Phi is tan inverse of 1960 upon 346. इसको आप simplify कर लेना। तो we have solved this problem. You can try the other problem also. It is very easy. But ये वाली ट्रिक ज़्यादा यूज होगी जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है, और टॉर्क निकाल ली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने ट्राई करनी है जो एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में दी है। whatever is that problem number, I think it is this problem. I'll just try to show you which is the problem which you all can try. I think it is 7.22 जिसमें ये लैडर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आप ट्राई करो। बिना ट्राई किए फिर उसका सोल्यूशन मैं आपके पास कल भेजूंगा।